हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। मैं भी बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे पहले वाले लेक्चर में जो अपन ने एल्केन्स के सामान्य नाम पढ़े थे। आज अपन उनके फॉर्मूले और उनकी संरचनाएं, चाहे एग्ज़ाम में 10th क्लास एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर या फिर +1 के अंदर अगर आपको बिंदु संरचनाएं पूछ ले। बिंदु संरचनाएं मतलब है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं, मतलब किसी भी एटम में जितने भी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए ज़रा कि सबसे पहले अपन बात करें हैं कि एल्केन्स की अगर संरचनाएं हैं तो सबसे पहले जो संरचनाओं के अंदर अपन जानेंगे कि सबसे पहला जो फॉर्मूला एल्केन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। पहले वाली क्लास में अपन ने देखा है कि n यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या को, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनमें एल्केन्स टाइप के अगर हाइड्रोकार्बन है तो किस किस टाइप के बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, अगर एल्केन में दो शब्द हैं, पहला शब्द है एल्क, दूसरा शब्द कौन सा है एन, दो शब्द है। एल्क शब्द दर्शाता है कार्बन को, एन दर्शाता है अनुलग्न को। किसके अनुलग्न को? एल्केन के। इसका मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन का प्रकार होगा, मतलब कितनी संख्या में कार्बन है वो किसको दर्शाएंगे? सारे के सारे एल्केन्स को दर्शाएंगे। अपन सबसे पहले आज देखते हैं कि सबसे पहला नाम जो एल्केन्स का है वो है मेथेन, क्योंकि इसके अंदर देखो सबसे पहले है मैथ प्लस एन। अगर मैथ प्लस एन है, ये सबसे पहले देखो मैथ और एन। मैथ यहाँ पे पुरोलगन को दर्शा रहा है और एन यहाँ पे किसको दर्शा रहा है? अनुलगन को दर्शा रहा है। इसी तरीके से एथेन है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? एथेन के बाद में प्रोपेन, प्रोपेन के बाद में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद में क्या हो जाएगा? पेंटेन, और पेंटेन के बाद में क्या हो जाएगा? हेक्सेन, हेक्सेन के बाद में क्या हो जाएगा? हेप्टेन, और हेप्टेन के बाद में क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। इसी तरीके से सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के अपन ने नाम सीखे थे। आज अपन पढ़ेंगे इनके जो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले में कैसे आया था? सबसे पहला जो फॉर्मूला है मेथेन का, मैथ कितने कार्बन है? एक, एन आ रहा है, मतलब क्या है? सिंगल बॉन्डेड संरचना में संरचना इसके आगे बनाएंगे अपन, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं कि एन का मान यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ पे एन का मान 1 रखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे C1 है। अगर C1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि कार्बन 1, डायरेक्ट कार्बन तो एक ही है, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 × 2 और प्लस में 2, कितने हो गए? 4। तो मेथेन का फॉर्मूला आता है यहाँ पे क्या बन के आता है? CH4। क्या मतलब बन के आता है फॉर्मूला? CH4। इसके बाद में एथ है। एथ यहाँ पे एथ है, इसका मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन है तो देखिए ज़रा यहाँ पे एन का मान कितना रखें? 2 रख देते हैं। जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे? 2। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि अगर कार्बन 2 रख देते हैं तो एन का मान यहाँ पे हाइड्रोजन वाले में कितना रखेंगे? 2। तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसका मतलब एथेन का अगर आपसे कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होता है? C2H6। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि C2H प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, किसकी कैटेगरी में आता है? ध्यान रखना, एल्केन्स। और एल्केन्स किसकी कैटेगरी में आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसकी कैटेगरी में आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमेशा याद रखना कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ लेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेथेन का सूत्र बताइए, एथेन का बताइए, प्रोपेन का बताइए, ब्यूटेन का बताएंगे। क्वेश्चन का टाइप अगर तीसरे प्रकार का पूछेगा तो आपको फॉर्मूले दे देंगे और हाइड्रोकार्बन का प्रकार पूछ लेंगे, चाहे इनके नाम पूछे सामान्य सूत्र का, और या फिर हाइड्रोकार्बन का प्रकार पूछे तो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। सारे के सारे एल्केन के फॉर्मूले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में देखो प्रोपेन है, तो मैथ, एथ और प्रोप। प्रोप कितने कार्बन पे आता है? 3 पे। इसका मतलब यहाँ पे एन का मान कितना हो गया? 3 हो गया। एन का मान 3 हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मान कितना है? 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इसका मतलब C3H6, सॉरी C3H8, C3H8 किसका फॉर्मूला आ गया? प्रोपेन का। इसके बाद में ब्यूटेन है। ब्यूटेन कितना आ गया? C4H10। C4H10 कैसे आया? एग्जाम्पल देखो, एन का मान यहाँ पे कितना हो गया? 4, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10,
ठीक है। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि एल्केन का कोई सा भी फॉर्मूला हो उसमें कार्बन जितने हैं उससे डबल हाइड्रोजन करने हैं और 2 क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो आपके जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो फॉर्मूले आ जाएंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, कार्बन चेन की कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें ध्यान रखना आप, ये शॉर्ट ट्रिक बता दी, ये फॉर्मूले के बेस पे बता दी। इसके बाद में पेंट है, 5 कार्बन है, C5 हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, C5H12 किसका फॉर्मूला आता है, ये पेंटेन का। इसके बाद में देखो हेक्सेन है, अगर हेक्स है तो कार्बन कितने हो गए 6, तो 6 दूनी 12 और 2 14, बात समझ में आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए हेप्टेन है, हेप्ट कितने कार्बन पे आता है, कार्बन में आता है 7 पे, कितने पे आता है 7 पे, तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 14 और 2 कितने हो गए 16। इसके बाद में देखिए ऑक्टेन है, इसका मतलब ऑक्टेन है तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 8 है, 8 दूनी 16 और 16 और 2 कितने हो गए 18। इसका मतलब क्या है कि अपन ने क्या सीख लिया, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो संतृप्त प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं उसमें एल्केन अगर कैटेगरी आती है, एल्केन में अगर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इनके आपके रासायनिक सूत्र पूछ ले तो आपको एक तो इस n का मान यहाँ पे कार्बन को दर्शा रहा है ये फॉर्मूला लगाना है, दूसरा क्या लगाना है यहाँ पे आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है वो यूज़ करनी है ताकि टाइम से जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो हो जाए और टाइम वेस्ट नहीं हो एग्ज़ाम के अंदर। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए मान लो C5H12 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, पेंटेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, किस प्रकार का, पेंटेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार के जितने भी ऑक्टेन तक अपन ने पढ़े हैं और ऑक्टेन तक ही क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे नॉन का पूछ ले तो C9 और H कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20 हो जाएंगे। इसके बाद में संरचना देखो, संरचना में सबसे पहले अपन ने क्या देखा है CH4 है। CH4 में देखो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। अब देखो कोई भी अगर संरचना के अंदर सेंट्रल एटम का अगर आपको पता करना है तो ध्यान रखना हमेशा कम नंबरिंग में मिलेगा आपको। किस नंबर में मिलेगा, कम नंबरिंग में। कोई भी अगर संरचना हो जैसे H2O की संरचना है तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, अगर मेथेन है तो यहाँ पे कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है। अगर मान लो H3O पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। अगर मान लो NH3 अमोनिया है तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। इसका मतलब जो कम संख्या में होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। इस बात का ज़रा आप ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए ज़रा कार्बन है, अगर कार्बन है तो इसके अंदर देखो कार्बन की अगर संरचना बनाते हैं तो कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम हो गया। कार्बन क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया। अगर केंद्रीय परमाणु कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है ज़रा। अब कार्बन से पहले अक्रिय गैस आती है 2 नंबर पे, हीलियम आती है। कितने नंबर पे आती है, 2 नंबर पे हीलियम गैस आती है। हीलियम 2 नंबर पे आती है। इसका मतलब ये क्या है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस अगर 2 नंबर पे आती है इसका मतलब कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। 6 है तो मैंने आपको बताया था तरीका एक है कि जिस भी एटम का परमाणु क्रमांक हो उससे पहले अक्रिय गैस देखनी है, कितने नंबर पे आती है वो माइनस कर दो, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने बॉन्डिंग में या बंध बनाने के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पार्टिसिपेट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद में देखिए ज़रा कि कार्बन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या है, फुलफिल्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, फुलफिल्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। और अगर 2 माइनस कर दें इसमें से तो कितने रह जाएंगे, 4। इसका मतलब ये है कि जो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4। इसकी संयोजकता होती है 4। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर मेथेन की अपन संरचना बनाएं तो मेथेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके साथ में देखिए ज़रा कि हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4। अगर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको स्टेबल करने के लिए एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, जिसे बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि स्थिर विद्युत नाम कैसे पढ़ा, ठीक है। अगर ये लाइन समझ में नहीं है तो पहली वाली क्लास आप लगा सकते हो। तो देखिए ज़रा इसके अंदर क्या होंगी कि बॉन्डिंग होगी कार्बन हाइड्रोजन के मध्य, और जैसे ही बॉन्डिंग होंगी तो ये कौन कौन से बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजी बॉन्ड बनाएंगे। ये कौन से बनाएंगे, सहसंयोजी बॉन्ड।
सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साझा करने पर बनने वाला बंध, मतलब दो एटम है, अगर दो एटम है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, दूसरे के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या होगा वहाँ पे कि दोनों की इक्वल शेयरिंग होगी। इक्वल शेयरिंग एक जैसे साझे से बनने वाले बंध है वो कहलाते हैं सहसंयोजी बंध। इसका मतलब मेथेन के अंदर अपन अगर संरचना पूछ ले आपसे तो मेथेन की संरचना आप ये बताओगे। अगर आपसे पूछ ले कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लोई संरचना बनाइए तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में जैसे दर्शा रखा है ना, ये दर्शा रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दर्शा रखे हैं सारे के सारे। तो प्रत्येक एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो बिंदु के रूप में दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि मेथेन की बिंदु संरचना बनाइए, और दूसरे टाइप का सवाल पूछ ले कि मेथेन की संरचना बनाइए, तीसरे टाइप का सवाल पूछ ले कि मेथेन के अंदर पाए जाने वाले बंधों की संख्या और बंध का प्रकार बताइए, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि मेथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ध्यान रखना किस प्रकार का है, संतृप्त एल्केन टाइप का हाइड्रोकार्बन है। ये तो आ गई मेथेन की संरचना। इसी तरीके से देखिए ज़रा, अपन क्या करते हैं, इसके बाद में एक संरचना और बनाते हैं। अगर एक संरचना और बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संरचना आती है यहाँ पे एथेन की। किसकी संरचना आती है, एथेन की। एथेन की संरचना बनाने के लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एथ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन लगा दिए। इसका मतलब क्या है, एथेन है तो 2 कार्बन एथ, एन आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर एन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। क्या है, सिंगल बॉन्डेड। मैंने आपको बताया था कि एल्केन के अंदर, मैंने आपको ये बताया था कि एल्केन के अंदर क्या होगा कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अगर एक कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं तो इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए, 1 कर लिए। अब पहले वाले जो कार्बन हैं उसके 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में इस वाले कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। बात समझ में आ रही है। अब देखो ज़रा, अब नेक्स्ट टाइप क्या आता है, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 4 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन थे, 1 ही किया, कितने फ्री रह गए, 3। जितने इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाए, जितने इलेक्ट्रॉन है अगर फ्री रह जाते हैं तो उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो उस कार्बन के। तो देखिए ज़रा कितने फ्री रह गए, 3 फ्री रह गए। अगर 3 फ्री रह जाते हैं तो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए। नेक्स्ट देखिए ज़रा कि यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का पार्टिसिपेट कर रहा है बंध बनाने के अंदर है इस वाले कार्बन के साथ, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 जोड़ दिए। अब देखो जरा वैलेंसी देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, सेंट्रल एटम की, इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। अगर मान लो इसको कमांड फॉर्म में आप करते हो, कमांड फॉर्म में मतलब एक साथ कमांड फॉर्म में पास पास जितनी ज़्यादा दूरियां हैं उन दूरियों को कम करते हो, एक साथ लिखते हो, तो देखें ज़रा कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। अब देखो ये कार्बन है, इस कार्बन को यहाँ पे लिख दिया, कितने हाइड्रोजन है ज़रा देखो, कितने, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो क्या लिख दिया इसको, हाइड्रोजन 3, CH3 हो गया। क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल, CH3। इसके बाद में यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये कार्बन लगा दिया। इसके बाद में देखो कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, तो CH3 लिख दिया। ठीक है, और कमांड फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखो कार्बन कितने हैं, 2, एक ये रहा और एक ये, तो 2 कार्बन को एक साथ लिखेंगे तो C2 लिख दिया। क्या लिख दिया, C2। अगर C2 लिख दिया तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 3 और 3 है 6। इसका मतलब हो गया कि ये जो C2H6 है ये किसका सूत्र है, एथेन का। किसका सूत्र है, एथेन का। इसी तरीके से और संरचनाएं आप बना सकते हो, जैसे कि अपन बना सकते हैं कि C3H8 प्रोपेन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोपेन की अगर संरचना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोपेन के कितने कार्बन है, प्रोपे मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन है, तो इसके साथ में क्या करेंगे, 3 कार्बन लिखेंगे एक साथ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर की ओर, जैसे 3 कार्बन ये लिख दिए, 1 2 और 3, 3 कार्बन लिख दिए, 3 कार्बन लिख दिए, प्रोपेन है, इसका मतलब 3 कार्बन 1 2 3, एन आ रहा है मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड लगा दिए। अगर एकल बंध लगा दिए तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक वैलेंसी ने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड बनाने में, बंध बनाने में, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 रह गए। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाए उतने क्या जोड़ने हैं, हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अगर उतने हाइड्रोजन जोड़नी है तो ये हाइड्रोजन जोड़ दिए। सेकंड वाले कार्बन पे आ जाओ, सेकंड वाले कार्बन पे क्या करेंगे कि कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। अगर 2 जोड़ दिए तो देखो ज़रा जुड़े या नहीं जुड़े,
2 जोड़ दिए। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, कितने फ्री रह गए, 2 रह गए। जितने फ्री रह जाए उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। और इसमें कितने जोड़ देंगे, 3। इसके बाद में अगर किस संरचना को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए ज़रा, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कार्बन है, कार्बन के साथ में कितने जुड़े हुए हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ में 3 जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो एक साथ लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, एकल बंध है, अगर एकल बंध है तो एकल बंध लगा दिया। इसके बाद में सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। अगर 2 जुड़े हुए हैं तो सेकंड कार्बन है, 2 जुड़े हुए हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है, ये देखो सिंगल बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही है। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया CH3। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में देखो ज़रा, नेक्स्ट टाइप से अपन क्या करते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में और थोड़ी सी दूरियाँ रही है, थोड़ी सी क्या लेके आते हैं, नज़दीक के लेके आते हैं। नज़दीक के लेके आएंगे तो ये कार्बन एक साथ लिखोगे, अगर एक साथ लिखोगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर कार्बन 3 हो जाएंगे, 3 और 3 है 6, 6 और 2 8। क्या मैंने आपको 100 ट्रिक जो बताई है वो बात समझ में आ रही है। देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, C3H8। इसका फॉर्मूला देखिए ज़रा, C3H8। अगर C3H8 है तो किसकी संरचना है, ये प्रोपेन की। प्रोपेन का ये सूत्र बनाया है और ये संरचना बनाई है। ये अपन ने क्या किया है, कई बार केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर के अंदर क्या है कि सेकंड पार्ट में केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में ये काम आएगा और ये फॉर्मूला अपन ने बनाया। तो अपन क्या कह सकते हैं, और इजी वे में कह सकते हैं कि समझने के लिए अपन को क्या है कि बेसिक जो पहले की क्लासें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। जैसे आज मैंने आपको बताया है कि मेथेन है, ठीक है, एथेन है, इसके बाद में क्या है, प्रोपेन है, इनकी संरचना बनाई है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि प्रोपेन के अंदर पाए जाने वाले बंधों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे कितने बंध है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, सहसंयोजी बंध है। कितने हैं, 10 सहसंयोजी बंध। गिनने ही आपको, मतलब 2 एटम है, इक्वल शेयरिंग है, एक जैसा साझा है। अगर एक जैसा साझा है इसका मतलब ये है कि अपन कह सकते हैं कि एक जैसा साझा है तो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला जो बंध है वो कहलाता है सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो साथ में सहसंयोजी बंध की परिभाषा इसके अंदर आगे आएगी जो अपन ने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करें कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्यूटेन कितने कार्बन है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। एन आ रहा है, देखो ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन, एन आ रहा है मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड है, सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड, एकल बंध है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता, संयोजकता मतलब है कोई भी संरचना बनाने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ एलिमेंट को छोड़ के, जैसे डी ब्लॉक बताया था मैंने आपको, डी ब्लॉक को छोड़ के, ठीक है। तो जितने भी बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कहलाती है संयोजकता। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये परिभाषा आपके बहुत अच्छे से काम आने वाली है। इसके बाद में देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4। अगर इसका मतलब अगर कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो अपन क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, कितने रह गए, 3, ये 3 जोड़ दिए। इसके बाद में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके बाद में कितने जोड़ दिए, 2। जितनी फ्री वैलेंसी है उतने आपको क्या करने हैं, जोड़ने हैं। इसके बाद में देखो ये सारे के सारे एक साथ जोड़ दिए। अब कंबाइंड फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हो CH3, फिर इसको लिख सकते हो CH2, फिर CH2 और फिर CH3। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये किसका सूत्र है, आपसे ये पूछ ले कि CH3 CH2 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 सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो ये किसका सूत्र है, तो ध्यान रखना मैथ एथ प्रो ब्यूटेन, किसका सूत्र है, ब्यूटेन। और कंबाइंड फॉर्म में करोगे तो 3 2 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे C4H10 आ रहे हैं तो किसका सूत्र है, ये ब्यूटेन का। और ब्यूटेन में अगर संरचना पूछ ले तो ये आपकी संरचना है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो सवाल हैं बेसिक यहाँ से कम मान के चलो 7 से 8 सवाल बनते हैं। जैसे सबसे पहले एक बार देखो, आज अपन ने क्या पढ़ा है कि एल्केन की संरचनाएं पढ़ी है। एल्केन किसकी कैटेगरी में आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि एल्केन्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस एन। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं एक बात और कर रहा हूँ, यहाँ पे एल्क है और प्लस में एन, ठीक है। एल्क बताता है कार्बन को और एन मतलब कार्बन के मध्य सिंगल बंध को, ठीक है। इस बात का ये आता है पूर्वलग्न में और ये किसके अंदर आता है? एन अनुलग्न में। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब जितने भी एल्केन टाइप के हाइड्रोकार्बन आपको बनाने हैं उन सभी में क्या आएगा? एन कॉमन आएगा, ठीक है। और एल्क शब्द कार्बन को दर्शाता है, तो वो मैथ हो सकता है, एथ हो सकता है, प्रोप हो सकता है, ब्यूट हो सकता है, पेंट हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था मेथेन का सूत्र कैसे आया। एथेन का C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10। इसके बाद में अपन ने संरचना पढ़ी है मेथेन। कार्बन की संयुक्ता होती है 4, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 संयुक्ता होती है। इसके बाद में क्या है, अगर कार्बन की संयुक्ता 4 होती है तो 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 4, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बंद बनाएंगे। इसके बाद एथेन की संरचना पढ़ी, प्रोपेन की पढ़ी, ब्यूटेन की पढ़ी और उनको कंबाइंड फॉर्म में एक साथ लिखा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा है? एल्केन की संरचना ही पढ़ी है जो हमारे एग्जाम में आती है। बंधों की संख्या पूछी जाती है, अगर उनके रासायनिक सूत्र दे दे तो हाइड्रोकार्बन का प्रकार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, एल्केन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं, एक श्रृंखला में चलते रहते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड में हैं। हाँ, हो सकता है इसके साथ में कुछ क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COH ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप है, या फिर कीटो ग्रुप CO ग्रुप है, या फिर एल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप है, वो सारे के सारे क्या हो जुड़ जाए तो इनका नाम है वो परिवर्तित हो जाएगा। एक बार के लिए सामान्य नाम पढ़ रहे हैं, आगे अपन IPC नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे अब उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। तो इनकी अच्छे से क्लास लगाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से जितना ज़्यादा सुनोगे उतना वही चीज़ें याद रहती है। और साथ में क्या करो, एक बार अगर क्लास लगा ली है आपने या फिर एक बार स्कूल लेवल पे पढ़ लिया है तो आप उसकी घर पे प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप गलतियाँ करोगे, एनालाइज करोगे, गलतियाँ करके एनालाइज करना ज़रूरी है, अकेली गलतियों से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप जितनी ज़्यादा हो सके अभ्यास कीजिए और अभ्यास के साथ साथ आप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं NCERT बेस जो 10th बोर्ड के अंदर है, 11th केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है, नीट के अंदर है, तो ये सारे के सारे जेट के एग्ज़ाम के लिए है, CUT के एग्ज़ाम के लिए है, तो नामकरण वगैरह आते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ से ही स्टार्ट होता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।